हेलो बच्चों, we are doing the chapter units and measurements. In previous video we studied the system of units, the physical quantities. In this video we will study measurement and the various methods to measure the lengths and the distances. तो देखिए मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट किसी भी चीज़ को जब हम नापते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। फर्स्ट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर, और दूसरी चीज़ होती है यूनिट। विदाउट यूनिट वी कैन नॉट मेजर एनीथिंग। अगर सपोज हमें शुगर लानी है मार्केट से तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। अगर हमें एक आ जाए कि 5 चीनी ले आओ तो उसमें आगे हमें पता होना चाहिए कि 5 किलो लानी है या 5 रुपए की लानी है या फिर 5 क्विंटल लानी है। सो यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टू मेजर अ क्वांटिटी वी नीड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। और फाइनली क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, सो दैट वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू N इंटू यू। ये क्वांटिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, मेजर ऑफ अ क्वांटिटी। अगर एक फिक्स्ड क्वांटिटी हम ले लें तो फिक्स्ड क्वांटिटी जैसे सपोज हमने 5 किलोग्राम ऑफ शुगर अपने सामने रख ली, या सपोज 50 किलोग्राम ऑफ शुगर हमने अपने सामने रख ली, 50 किलोग्राम चीनी रखी हुई है एक बोरी में। तो फिक्स्ड क्वांटिटी के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है साइज ऑफ यूनिट के। मींस अगर हम यूनिट को कम कर दें, साइज ऑफ यूनिट को कम कर दें, हम किलोग्राम की जगह ग्राम यूज़ कर लें तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 50 केजी में अगर हम किलोग्राम को कन्वर्ट कर दें ग्राम में तो ग्राम में स्पेसिफाई करने के लिए जो नंबर है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। 50 की जगह वहाँ आ जाएगा 50,000। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ यूनिट के। अगर आप यूनिट को छोटा करते जाएंगे आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच में डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, अगर हम उसको मीटर में नापें तो हम लिखेंगे 60,000 मीटर। तो हमने यूनिट को छोटा कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाना होगा। ऐसे ही अगर हम 10 मिलीमीटर देखें, 10 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, हमने यूनिट को बढ़ा दिया और जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी 10 वो हो गया 1। तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा और अगर पहला कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कुछ मेथड्स लेंथ को नापने के लिए। पहले समझ लेते हैं लेंथ क्या होता है। लेंथ may be defined as the distance of separation between two points। कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन होता है उसे लेंथ कहते हैं। अब लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे लोकल मेथड्स भी हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स भी हैं। अब हम प्रॉपर स्टैंडर्ड मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है एक स्केल जो हमारे पास होता है। जो नॉर्मली हम रूलर या स्केल यूज करते हैं, मीटर स्केल, उसमें सबसे छोटी वैल्यू हम 1 मिलीमीटर नाप सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ एनी डिवाइस। किसी भी डिवाइस का, किसी भी मशीन का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इट कैन मेजर, इट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट कम होगा उतना ही बढ़िया हम मेजरमेंट ले सकते हैं। मीटर स्केल से और बेटर होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। इसके बाद आता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है, यानी और बेटर। स्क्रू गॉज जनरली हम यूज करते हैं वायर्स
के डायमीटर्स को मेजर करने के लिए। जहाँ पे वायर्स मैन्युफैक्चर होती हैं वहाँ पे स्क्रू गॉज का यूज़ किया जाता है। स्क्रू गॉज से ही बेटर होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप्स। इन डिवाइसेस से तो बहुत ही बढ़िया मेजरमेंट की जा सकती है। इनका लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये कुछ डिवाइसेस हमने देखे लेंथ मेजर करने के लिए। नाउ वी विल स्टडी an important topic known as parallax. Parallax is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eyes sidewise. इसका मतलब है, सपोज हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट पास में, एक ऑब्जेक्ट दूर है। अगर हम अपनी आइज को लेफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं तो हम नोट करेंगे कि पास वाला ऑब्जेक्ट तो ज़्यादा तेजी से मूव कर रहा है और जो दूर ऑब्जेक्ट रखा है उसकी मूवमेंट नहीं हो रही। आप दो पेन रख सकते हैं अपनी आइज के सामने और दोनों पेन की पोजीशन सेम रखिए, उनको चेंज मत करिए। फिर आप अपने हेड को जब लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो जो पास वाला पेन है वो तो मूव होगा लेफ्ट राइट को और पीछे वाला पेन मूव नहीं होगा। इसी को कहते हैं पैरेलैक्स। ऐसा हमने रियल लाइफ में कई बार नोट किया है। जैसे हम जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, हम ट्रेन में हैं सपोज, तो जो दूर के पहाड़ होते हैं वो तो वहीं रहते हैं और जो पास के पोल्स हैं, जो खंबे हैं, जो पेड़ हैं, वो हाई स्पीड से मूव कर जाते हैं। बट इन रियल लाइफ बोथ द थिंग्स आर स्टेशनरी। जो माउंटेन है वो भी स्टेशनरी है और जो पोल्स हैं, जो ट्रीज हैं, दे आर ऑल्सो स्टेशनरी। एक्चुअली वी आर मूविंग, बट इट सीम्स दैट द ट्रीज आर मूविंग in backward direction. So this is called parallax. तो parallax में हमें क्या ऑब्जर्व होता है? The closer object always appears to move faster in the direction opposite to that of our eye. अब parallax से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स हैं, उन्हें स्टडी कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लैनेट, एक ये लोकल मेथड है जिससे हम डिस्टेंस नाप सकते हैं मून का या फिर किसी प्लैनेट का। तो देखिए, पी पॉइंट पे हम मानते हैं वहाँ पे मून है। ए बी पॉइंट्स हमारे अर्थ पे दो सिटीज़ हैं, सपोज हम दिल्ली और मुंबई ले लेते हैं। तो एक बार हम ऑब्जर्वेशन लेंगे ए पॉइंट से, दूसरी बार ऑब्जर्वेशन लेंगे बी पॉइंट से। इन दोनों पॉइंट से हमें एक स्टार को ऑब्जर्व करना है जो बहुत दूर है, स्टार बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड। उस स्टार को हम देखेंगे ए पॉइंट से भी, बी पॉइंट से भी, और दोनों टाइम अपनी विजन को स्टार से फोकस करके हमें उसे ले जाना है मून की तरफ। तो जो एंगल बनेगा उसको हम नोट कर लेंगे। जब ए पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लेंगे तो एंगल हो जाएगा फाई 1। ऐसे ही जब बी पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लेंगे तो एंगल हो जाएगा फाई 2। ये दोनों एंगल ऑब्जर्व कर लेंगे। अब ए और बी जो हमने दो सिटीज़ चुनी हैं उनके बीच का डिस्टेंस तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं और वो डिस्टेंस काफ़ी कम है अर्थ और मून के डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो इसलिए हम ए बी को एज अ आर्क रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको एक आर्क डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फाई 1 और फाई 2 को ऐड कर देंगे, इट विल बिकम थीटा। सो द टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। यहाँ पे बी तो हम मेजर कर सकते हैं, दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस, और थीटा हम वैसे मेजर कर सकते हैं फाई 1 और फाई 2 को ऐड करने के बाद, वेयर थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेलैक्टिक एंगल। तो इस मेथड की हेल्प से हम मून का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये डिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होगा, बट फिर भी एक्यूरेट के पास ही होगा। ऐसे हम मून का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या फिर
अगर हम ओशन के बैंक पर हैं तो वहाँ से हम कोई आइलैंड का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड हमें बताएगा कि मून का डायमीटर कैसे फाइंड किया जाता है। तो अब हम मेथड स्टडी करते हैं जिससे मून का डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए, एक हमें पॉइंट लेना है अर्थ पे ऑब्जर्वेशन के लिए। अब मून का जो लेफ्ट वाला एंड है उसको हम ए नाम दे देंगे, राइट वाले एंड को नाम दे देंगे बी। हमें अपनी विजन को, अपनी नज़र को ए से बी की तरफ घुमाना है और जो भी एंगल कवर होगा उस एंगल को हमें मेजर कर लेना है। ये बहुत ही आसान काम है, एंगल हम मेजर कर सकते हैं आसानी से। उस एंगल को हम नाम दे देंगे थीटा। अब क्योंकि हमें अर्थ से मून का डिस्टेंस पता है, हमने अभी एक मेथड में सीखा था पीछे, तो वो भी हम अप्रॉक्सीमेटली मेजर कर सकते हैं। तो इस मेथड से हमें फाइनली डायमीटर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही लगेगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे आर्क क्या लिया जाएगा? ए से बी तक का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू डायमीटर, और रेडियस किसे लेंगे? डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या लगेगा। एंगल इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई बी, या फिर इसे डी अपॉन एस कह सकते हैं। सो वी कैन फाइंड द डायमीटर विच इज इक्वल टू एस इंटू थीटा। एस मीन्स डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ एंड थीटा मीन्स द एंगल। सो लीनियर डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस इंटू एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर का मतलब होता है एंगल। इसके बाद हम स्टडी करते हैं एक और मेथड टू मेजर द डिस्टेंस बाय रिफ्लेक्शन और इको मेथड। जब हमें एक हिल का, एक पहाड़ी का डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होगा, हम कोई गन फायर करेंगे या फिर कोई क्रैकर बर्स्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो लाइट निकलेगी और एक साउंड निकलेगी। जैसे ही लाइट निकले हमें एक स्टॉप वॉच लेनी है और उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद जब उसकी दूसरी आवाज़ आए तब हमें दोबारा से क्लिक कर देना है। तो जो भी टाइम इंटरवल उसके बीच में मेजर होगा उस टाइम इंटरवल को नोट कर लेना है। जब हमने गन को फायर किया और जब दोबारा से उसकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आई, इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है इसको हम नोट कर लेंगे। अब देखिए साउंड कहाँ से कहाँ गई। साउंड हमारी गन से निकली, हिल पे गई, एक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, हिल से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, क्योंकि साउंड हार्ड ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस आ गई। सो द टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2d अपॉन टी। हम फॉर्मूला लगा देंगे वेलोसिटी के लिए या स्पीड के लिए, स्ट्रेट लाइन है। सो द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू vt upon 2. In this method we have found the formula of distance. इसमें देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड तो फिक्स्ड होती है, नॉर्मल कंडीशन में 330 मीटर पर सेकंड रहती है। टाइम हम मेजर कर सकते हैं जब साउंड जाएगी और जब वापस आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की हेल्प से हम ओशन की डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने नाम सुना होगा सोनार का। शिप्स में एक डिवाइस लगा होता है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहाँ से भी साउंड नीचे भेजी जाती है और रिफ्लेक्ट होके साउंड वापस आ जाती है। जितने टाइम में साउंड वापस आती है उस टाइम को नोट कर लेते हैं और फिर सेम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू वी टी अपॉन 2। तो ये कुछ मेथड्स से जिससे लेंथ डिस्टेंस मेजर किया जाता है। आई होप ये मेथड्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे।